Professor Dr. Farkhanda Manzoor hai. I am former Vice Chancellor, Lahore College for Women's University. Currently, I am working as Head of Zoology Department and Director ORIC at the same. इसी यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रही हूँ। हमने अपने डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में HEC के टेक्नोलॉजी फंड के अंदर ये प्रोजेक्ट पहली दफ़ा अप्लाई किया। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने इस प्रोजेक्ट को विन किया। इसमें हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर मिस्टर जंजुआ और मिस्टर कामरान हैं। इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर शफक फातिमा है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में, और इसकी को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैं खुद हूँ। हमने इस आइडिया को प्रमोट किया। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम साउथ पंजाब से शुरू हुए, फिर कराची में आए, कराची से हम लसबेला, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज या कैपेसिटी बिल्डिंग जो फार्मर्स की है इस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रही है। और इसमें मोर देन 500 फार्मर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी को अगर वो अपने सिस्टम में लेकर आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्वाकल्चर की कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल होगा। ये ना सिर्फ फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट एक अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी है, बल्कि एशिया की ये 7th बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके थ्रू फर्स्ट टाइम फीमेल्स ने टेक्नोलॉजी फंड के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से ये प्रोजेक्ट जो है वो विन किया। और अब ऑरिक जो कि HEC के कायम करदा ऑफिस हैं यूनिवर्सिटी में, वो कैपेसिटी बिल्डिंग में इस प्रोजेक्ट के थ्रू फार्मर्स तक जब ये टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं तो इससे ना सिर्फ फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है बल्कि ये प्रोजेक्ट वुमेन कैपेसिटी बिल्डिंग का एक या वुमेन एम्पावरमेंट का एक मुंह बोलता सबूत है। Bismillahirrahmanirrahim. And few of also people have traveled from Sajjad al-Badin, and Jahazir Saab especially flew from Sakkar, and all the ladies and gentlemen. We start our program now. मैं ज़हमत दूंगा जनाब सैयद शोएब अहमद साहब को तशरीफ़ लाएँ और चंद आयात कुरान पाक से तिलावत करें। ये हमारे बहुत बड़े फिश फार्मर भी हैं ठट्ठा में, कुछ नसीबी है कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। Gentlemen, I'd like to invite Professor Dr. Farkhanda Manzoor. She was Vice Chancellor of Lahore College for Women University, and presently she is the chairperson of the Zoology Department and also Director for ORIC, Lahore College for University, to say welcome address all the participants. Dr. Farkhanda Manzoor, she will come. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Lahore College for Women University, I say my thanks to guest of honor Mr. Aladab Talpur, Director General Fisheries Sindh, and all respected guests from fish farming coming on this important event for aquaculture sector in Pakistan. Lahore College for Women University is determined for enhancement of women entrepreneurship in fisheries and aquaculture.
This project is the most remarkable achievement in this agenda of Lahore College for Women University. Introduction to this technology is a milestone towards innovative aquaculture in Pakistan, introduced under this HEC-funded Project of Technology Development Fund program. We achieved the success due to collaboration of our industrial partners, Mr. R.S.N. Janjua Soy Park Private Limited and Mr. Kamran Maqsood, Punjab Fish Farm. Mr. R.S.N. Janjua particularly played a vital role in introduction of IPRS technology in Pakistan. He arranged the training of IPRS technology for both team members in China. He has been actively involved in this project from its designing till successful execution. Department of Zoology has been working with him since 2016 when first aquaculture conference and tilapia cooking competition was organized by his sport at LCWU. Industrial trainings, seminars and second tilapia cooking competition were conducted also by the cooperation of Soy Park. This IPRS project is another achievement of this academia-industry collaboration to promote research in applied sciences. I am very much happy to announce that IPRS technology has completed its pilot scale trial of first year. Today, we are here to share the benefits of IPRS technology and outcomes of its first year trials in Pakistan. I am thankful to the TDF team, Dr. Shafaq Fatma, Principal Investigator of this project, and both industrial partners, Mr. Janjua and Mr. Kamran, who were very impressive coordination to make this project successful. I hope today's seminar will be beneficial to all the participants coming from different areas. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now I request young academia. She has been now promoted as associate professor, waiting for the. Pakistan is the fifth country which has adopted this technology, IPRS, in pond raceways technology. And Pakistan is the second country, and the Lahore College for Women University is the pioneer in doing the scientific research after Auburn University. This technology is developed by the Auburn University, USA, and Auburn University is very famous in technology development and research. Dr. Karen over there and Dr. Shafaq Fatma introduced them, and now she is coordinating with her and doing the scientific research according to their guidance, the areas which they have not covered in IPRS. Dr. Shafaq Fatma did her PhD in trout physiology and aquaculture from Tasmania University, Australia. And she is going to explain you and introduce you about the HEC and also how this area project was approved, and also some of the results of scientific research. She is more covering the scientific side, and we as industrial partner are more covering about the economic sides and the applied application of the research and the technology. Pakistan. I request her to come and introduce the IPRS HEC project and also some brief about the project's results, scientific results. Thank you. This discussion with us because we are here from Punjab, all the way from Punjab, to discuss the results of IPRS, to bring this technology for the people, for the stakeholders in Sindh province. So I'm really glad that you all are motivated to come here, and I appreciate the efforts of Mr. Janjua, who helped us in management in organizing this seminar. So both Madam Dr. Farkhanda Manzoor and Mr. Janjua, they have told you about Lahore College for Women University, and they have talked about the women entrepreneurship as well.
As you know that I'm from Lahore College for Women University, and that is a representation of women from the Pakistan population, because we are 49% of the total population. So education, women education and women entrepreneurship. This is the target areas of LCWU. And we are going forward and progressing to make this 49% of the Pakistan population really useful for the country. Department of Zoology is one of the several departments of LCWU. It's a really progressing department in 8 different disciplines, including fisheries and aquaculture, which is really very new discipline. It was introduced just 5 years ago. So to motivate the girls and these young women to be involved in entrepreneurship, and particularly the most difficult field for the women, which is the fisheries. So we motivate them by different activities, including seminars, workshops, industrial trainings. You have seen 2-3 documentaries जो कि भी आपको start में जो दिखाई थी, जिसमें कि Pretty Pakistan program के तहत different seminars, industrial trainings, cooking competition, tilapia cooking competition, first and second से हमने department ने conduct करवाई. इसके अलावा भी we developed the first fishery aquaculture facility under this project of ATC project. So this is our first aquaculture facility at the department. अब मैं कुछ ATC या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करती हूँ. ATC is a well known agency, हम सब इसके बारे में जानते हैं. So I will talk about the technology development fund. ATC has several programs, several projects, और उसमें से जो उनको major lacking area नजर आया था, that was a lack of collaboration between academia and industry, because industry has problems, लेकिन academia जो है वो industry के साथ इतना collaborate नहीं कर पाती रही पिछले सारे सालों में कि वो industry के जो issues हैं, जो problems हैं, उनको scientifically अपनी research के through resolve कर सके. So that's why HEC introduced Technology Development Fund program. So the major target is bridging the gap between academia and industry and resolving the socio-economic crisis in Pakistan. So इस program के तहत Lahore College for Women University won its first Technology Development Fund project, जिसके बारे में जो है वो आज का सारा जो है वो सेमिनार है. टाइटल्स आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं. तो the major purpose was introduction of IPRS technology. Like a really tough competition, and please remember that this is Women University जो कि aquaculture engineering का project जो है वो propose कर रही है. And I know that you all know that how much it is difficult कि fish farm पर ख़वातीन जो हैं वो कैसे काम कर सकती हैं. And engineering, that is with the help of our industrial partners, Mr. Janjua, Mr. Kamran Maqsood, and our university, and particularly my co-PI in this project, Dr. Farhanda Manzoor, we inaugurated this project within the record time of 34 days after the awarding of the letter. So that is a record in the history of HEC. A representative from Technology Development Fund, they said that this is the fastest project I ever saw. So I introduced the team. Principal investigator I am. Dr. Farhanda Manzoor has talked before me, and she is co-PI. Industrial partner is Mr. Darasan Janjua from Soy Park, and Mr. Kamran Maqsood is our second industrial partner. He is fish farmer. So इस particular project के जो objectives हैं, there are 3 major targets. सबसे पहला ये था कि हम पाकिस्तान में IPRS technology को introduce करवाएं. Second is R&D. जैसे भी जंजुआ साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान is the second country, Auburn University USA के बाद जहाँ पे फिर LCWU जो है वो IPRS में R&D जो है वो इसमें involve हो रहा है, और हम इसमें जो है scientific इसके जो areas हैं उनको हम cover कर रहे हैं. So we are the second university in the world who is working on IPRS project. And the third phase is transfer of this IPRS technology to all the stakeholders. So that is our objective. जिसके लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं. This seminar is part of this third objective, because we did this project in Punjab, South Punjab rather, which is really underdeveloped and very far from the Lahore, which is our station.
So that's why we are here in Sindh province, ताकि यहाँ के जो भी stakeholders हैं, potential investors हैं, farmers हैं, Department of Fisheries हैं, हम उनको ये technology का design, इसकी outcomes, इसके benefits जो हैं वो transfer करें. Very briefly, we are working on different parameters, its growth and water quality, and we have done the approximate analysis of fish meat, fatty acid, amino acid profile determination, and determination of stress hormones, and we're working on the immunity. So because we have finished this trial in November, scientific trial. So अभी जो है वो results जो हैं उसमें काफ़ी part जो हम complete कर चुके हैं, which I will share with you. कुछ जो है वो अभी analysis जो है वो continue. आप देख सकते हैं इसमें they are enrolled under this project. So we have 4 PhD, 5 MS, and 7 BS students who are working on it. और ये सारी जो ladies हैं they came for the first time in the field. इससे पहले जो है they were just staying in the university and homes. तो हम इन्हें घर से निकाल कर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री से निकाल के इनको फील्ड में लेके गए हैं, इनको एक फार्म का एक्सपोजर दिया, फील्ड और फार्म वर्क पे एक्सपोजर दिया. So this is a really achievement. There are few glimpses about the R&D. So the girls, they are doing test netting, they are doing sampling, and they are working in labs. So all these activities are in process. Transfer of technology के phase के अंदर I would like to mention this that जब से ये IPRS जो है इसकी establishment हुई है साउथ पंजाब, खानवाल साउथ पंजाब में, तब से लेकर अब तक इसको 250 national or international visitors जो है they have visited it. This is a part of it. So here you can see they are represented from FAO and here from that is Asian Development Bank, and they are from he is the senator. So Punjab, he is from the academia, and then you could see there is one politician. I guess you are familiar with the face. And then there is one consultant from UNIDO. So different people from different platforms, they have visited this site and they have taken the message of the benefits of IPRS technology in Pakistan. इस physical visits के साथ साथ we have talked about IPRS technology at different forums. मैं खुद जब principal investigator और industrial partners हैं, they have represented it at different forums. So international and national, that is about the World Bank, this is a forum of FAO, and then there are different meetings. We are working on the printing part as well, so you could see there are certain publications in aquaculture, global aquaculture, and World Aquaculture Society magazine, and we are working on further publications too. So here are a few results for the water parameters. इस प्रोजेक्ट के लिए हमने I would mention कि एक FRO जो है उनको हायर किया गया. So इसके लिए 4 times जो था वो वाटर पैरामीटर्स जो थे वो मेजर किए जाते थे 6 o'clock, 12 o'clock, 5 and 11 o'clock. And इससे पहले 6 दफ़ा भी जो है वो दिन में हम लेते रहे हैं, लेकिन later on हमने फिर इसको 4 times पर ले लिया. So here would see that the temperature in Khaniwal district, that is the range of these 3 months, and here you could see that is the temperature of the water, because जब अभी रंजू साहब आपको IPRS टेक्नोलॉजी के डिजाइन के बारे में बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है उसके मुकाबले में वाटर का जो टेम्परेचर है उसमें तकरीबन जो है वो 5 से लेकर 7 डिग्री का डिफरेंस है. So we took these water parameters at different depths as well, because IPRS जो है 2 meter deep है water का जो level है. So we checked the water temperature at 6 inch depth and 4 feet depth every time. दिन में 4 दफा जो है वो इनको different depths जो है वहाँ से इसको लिया जाता है. So यहाँ भी अगर आप देखें कि 6 inch पे 32 है तो 4 feet नीचे जाने के बाद भी ये तकरीबन 32 ही है. This is the benefit of circulating water. pH of water was again 4 times a day. Values were taken from all 3 cells. Range जो है वो 8.23 से लेकर 8.44 तक जो थी वो हमने इसको जो है वो उसमें identify किया, and we all know कि fish blood जो है इसके pH जो है that is 7.4. So it is very close to the pH in our water in IPRS. So that is quite comfortable for the fish.
So although कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वाटर पैरामीटर्स जो है वो स्टेबल ही चल रहे हैं. So the next is dissolved oxygen. Again यहाँ पे भी 4 times values हैं every day 30 days जो है वो एक मंथ में जो है ये 4 दफ़ा जो है वो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. So यहाँ पर you can see इसमें 4 times की जो है वो एक एवरेज वैल्यूज है. 8 o'clock पे, 12 पे, 5 पर और 11 o'clock पे. अगर हम इसमें 5 पर जाते हैं, you can see its एवरेज जो है वो 10, 7, 6 के बीच में जो है वो मेंटेन करती है. और यहाँ पे 10, 5, 5.6 के बीच में जो है वो मेंटेन है. तो these are dissolved oxygen values. IPRS के डिजाइन जो है उसमें आपको दिखाएंगे कि इसके 2 जो है वो मेजर पार्ट्स हैं. इसका वाइट वाटर यूनिट है जहाँ पर ऑक्सीजन एरेशन जो होती है, जनरेट होती है, वेस्ट कलेक्शन होता है. So we calculated these dissolved oxygen जहाँ पे कि ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, बिल्कुल एंटर हो रही है पानी में, और एक वो जहाँ पे टेल आती है. तो you can see कि यहाँ पर भी अगर आप देखें कि 6 इंच की डेप्थ के ऊपर 5.91 है, तो यहाँ पर 5.80 है. तो स्टार्ट से लेकर टेल तक कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आता. दैट इज द बेनिफिट ऑफ IPRS कि आपने इसको मेंटेन कर लिया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को भी, उसके pH को भी, उसके वाटर के टेम्परेचर को भी. अगर आप 6 इंच के बजाय हम 4 फीट की डेप्थ पे चले जाएं तो इन दोनों के बीच में भी आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता. तो पानी के अपर पार्ट पे पोर्शन में और नीचे वाला जो एरिया है वहां पर भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आती है, टेल पर भी और स्टार्ट पर भी. So these are analysis of approximate analysis of fish need. ये 3 months की जो है वो values हैं. अगर मैं स्पेसिफिक क्रूड प्रोटीन के ऊपर लेके जाऊँ तो आपको नजर आएगा कि ये 70, 80, 70, 80 के बीच में जो है वो इसकी वैल्यूज जो हैं वो approximate analysis में appear होती है, which means कि ये जो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है IPRS में, it is not affecting the growth of fish. वेट के जो रिजल्ट्स हैं वो जो सब आपसे डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मीट. सो मीट क्वालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई स्टॉकिंग डेंसिटी. इसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये जो कि अभी इनका एनालिसिस जो है वो कंटिन्यू हुआ. आई एम जस्ट शेयरिंग वन ग्लिम्स. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज because we are doing the fatty acid profile ताकि हम इसे मेजर कर सकें कि इसके omega 3, omega 6 जो हैं क्या वैल्यूज हैं. ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड जो है उसका प्रोफाइल जो है वो फिश में क्या उसका जो ट्रेंड जो है, पैटर्न जो है वो नजर आता है. बट इट इज स्टिल अंडर एनालिसिस, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अमीनो एसिड प्रोफाइल को भी हम जो है उसके साथ साथ जो है वो मेजर कर रहे हैं कि कैसे जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस फिश में IPRS की कंडीशंस में बिहेव कर रहे हैं. सो इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस. कुछ सैंपल्स हो गए हैं, कुछ जो हैं वो भी कंटिन्यू हैं. सो दीज आर द ब्रीफ रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक रिजल्ट्स ऑफ IPRS. और आई विल हैंड ओवर दिस टू मिस्टर जंजुआ. तो वो आपको जो है वो IPRS डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके बेनिफिट्स और उसके रिजल्ट्स जो हैं फर्स्ट पायलट स्केल ट्रायल इन पाकिस्तान, ही विल शेयर दैट विद यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर एवरीथिंग. Thank you very much, Dr. Fatma. She explained her scientific research. Thank you. And it is very important. Keep in mind that collecting data is not an easy task. We have appointed a fresh graduate at the site as a field research officer, and he is supposed to take water parameters measures. We started 6 times out of 24 hours and gradually reduced down to 3 times out of 24 hours. And we also maintain the minimum and maximum temperature and relative humidity chart as well, because she needs all those data to correlate the stress factors, which includes not only high stocking density but also environmental conditions like temperature. Introduction of IPRS in pond races and outcome of the first pilot scale project in Pakistan. But taking the opportunity to like to share, I would call it or title it a potential game changer in Pakistan aquaculture sector. Why? Before going into why it is a game changer, but like to explain you, there are also 2-3 game changers before that. Pakistan is a 6th populous country. Keep in mind, and I always remind all the participants and the fish farmers that
this is the opportunity. This is an opportunity because Pakistan is the protein deficient country and fish consumption is less than 2 kg per capita per annum, and this is an opportunity to contribute in increasing and reducing the protein gap, and particularly by producing the fish in Pakistan. So this is game changer one. I was just saying that IPRS is a game changer, but I am not declaring is it a game changer 3 or 4 or 2, but this is a game changer one because major bottleneck in aquaculture sector development in Pakistan was the lack of the floating feed mill in Pakistan. So we introduced first state-of-the-art equipment, Exotech model number E750, 5 tons per hour in Pakistan, and I've already shown you the documentary on this in the morning. Game changer 2. When do a hatchery, because they have good experience in the carp hatchery and the fish farming, so they become the first and final tilapia hatchery in private sector. It's a little bit old, it's 9 to 27. It's very important to share with the farmers particularly, and also the processor and the investors and the academia and as well as the department officials that how the trend start of the tilapia production in Pakistan. You can see in 2011, 2010 we imported, in 2011 it was 50,000 was imported, and in 2012 this is local production. Imported depends on imported tilapia fry 330,000. In 2013 again 1.6 million was imported. 2014 local actually start producing the production. So the imported one and the local one 3.4 million fry was stock, and the farmers were upset that how this 3.4 million tilapia will be sold and it is all been consumed. We set the goal to achieve 10 million tilapia fry be produced by Tawakkal Hatchery in 10 years, but in 2019 they have crossed 13.5 million tilapia. And now coming to IPRS, when I went into USA to Auburn University, this is Dr. Karen, and it was very cold over there, and she was touring all the facilities, but she took me like more than 2 hours tour of this, and I was not interested about this technology at that time. The reason was that the Pakistan has not been able to accept this technology because they were not, farmer was not used to of the floating feed and also tilapia culture and best management practices concept. But I kept on in touch with her and keep on learning about this technology and preparing our industry with the Fishery Development Board and Punjab Fishery Department and Sindh Fishery Department. The farmers capacity building will keep on continuing, and that's why last year we have been established the first IPRS in Pakistan. एक और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये राइट पे देखिएगा शायद डिस्प्ले हो जाए। तो देखें, ये R&D करते हैं, ये आपने रेटर जो देखे पैकेट सीलर, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग। You don't want to throw the water very far. You really just want to have many, many small particles of water. And then the water. कुछ अर्से के बाद आपको ये भी टेक्नोलॉजी मिलने लग जाएगी अब, तो काफ़ी एडवांस जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को भी देखना है और इन्वायरमेंट को भी हमने एड्रेस करना है। ये वाइट वाटर की भी मैडम बात करती है, मैं आगे कंपोनेंट्स की बात करूँगा। ये देखिए ये वाइट वाटर है, ये फ्लोटिंग IPRS है। अभी तो हम सीमेंटेड की बात करें, अब टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है। लास्ट ईयर 2018 में चाइना में एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के लिए 2 हिस्सों में टीम लेके गया था। पहली टीम में डॉक्टर शफी फार्मा थी, ये मिस्टर चट्टा है, ये तकरीबन 1500 एकड़ से ज़्यादा इनकी फार्मिंग हुई पंजाब में, और ये आप देखिए ये तकरीबन 50 के करीब IPRS लगे हुए हैं। और ये तवक्कल हैचरी के वो जफर साहब हैं, और हैदर भाई भी पीछे बैठे हुए हैं। ये मिस्टर कामरान है, ये मिस्टर हैदर है, ये मिस्टर जफर माइस। ये जो जहाँ हम खड़े हैं, जैसी पहनी है, जो कि ऑबन यूनिवर्सिटी में इसकी टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स के साथ 3 और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पर ये लोकेशन है 50 IPRS थे और मियाँ बीवी दोनों पार्टनर थे उसके अंदर। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ
नेक्स्ट स्टेज ये भी आएगी, ये कवर किया हुआ है IPRS को ना, क्योंकि यहाँ पे अब हमने जब लगाया है तो अंदाजा हुआ है ये जो वाटर पैरामीटर्स की बात कर रही है 43 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ पे इन्होंने इसको कवर कर लिया है ताकि हमें विंड का मसला ना हो, हमें जो है डस्ट का मसला ना हो, और हमें जो टेम्परेचर ऊपर से पानी का जो डायरेक्ट सनरेज से एक्सपोज ना हो, तो इसको इस तरह कवर करने से भी काफी एफिशिएंसी बेहतर हो गई। और ये अंदर थोड़ा सा स्टोरेज कंडीशन भी बन गई आपकी, फीड स्टॉक ये सब कुछ आपने वहाँ रख लिया। 2013 में अडॉप्ट करनी शुरू की टेक्नोलॉजी मैंने किया था, यूएस अर्बन यूनिवर्सिटी में 2013 में ही गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी उन्होंने 2010 में इसको 11-12 में अप्रूव कर दी थी, और धीरे धीरे ये राइट नंबर ऑफ फॉर्म्स है 140, और ये 10 जो है ये प्रोविंसेस हैं, और अभी मेरे पास आगे का डेटा नहीं, तो बहुत ज्यादा फैल गई है। In pond racewater aquaculture technology, it is a new aquaculture technology which has been developed based on principle of conventional pond culture and raceway production. ये पंजाब में हमने लगा दिया है इसको, और ये FAO के भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए थे। आगे मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये फर्दर 4 टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन है बेसिकली। This is a combination of raceway technology, cage culture, RAS system and pond culture. And in simple language, we can explain that in-pond raceway technology is a combination of extensive samite plus samite intensive and intensive culture. Okay, I am going to share with you this. ये जो आपने देखा आपने वहाँ पे भी पिक्चर्स में भी, ये हमने कोई मॉडलिंग के लिए नहीं किया है, ये जितनी पिक्चर्स दिखाई है टेक्नोलॉजी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन चूंकि हम काम कर रहे हैं तो इतनी तो हमें इजाजत है कि हम अपनी मॉडलिंग भी कर रहे हैं। देखिए ये जो पॉन्ड एरिया है इसको हम कहेंगे ओपन एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कंसीव करके रखिएगा, जब आगे जाके कुछ चीजें शेयर करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये वाइट बॉटल है, ये रेस है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बताऊंगा, ये वेस्ट कलेक्शन है, 3 IPRS है, और ये बैफल बॉल है। इसका क्या काम है कि इसने पानी को यहाँ से सर्कुलेट करना है इस तरह करके, और यहाँ पे सेगमेंटेशन भी करनी है, यहाँ पे जो वेस्ट कलेक्शन 100% नहीं होता है, तो ताकि फिल्ट्रेशन जो वाटर फिल्टर स्पीशीज है सिल्वर बाउल उसको भी। ये एक छोटा सा स्केच है और इन-पॉन्ड रेसेस, ये और वही स्केच है जो मैंने पिक्चर में आपको दिखा दिया बैफल बॉल के साथ। IPRS इज ए सॉल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। आजकल सस्टेनेबल पे बहुत डिस्कशन, sustainable agriculture, sustainable dairy, sustainable food, how aquaculture can be sustainable. So, maximum utilization of the land. मैं जो बात ये टेक्नोलॉजी का मकसद लाने का ये है, जिस वक्त हमने फीड लाए थे और तलापिया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उसको पैडल भी हमने इंट्रोड्यूस कराया, तो इशू जो आ रहा है वो है पानी का, लैंड का भी और पानी का भी। पाकिस्तान की आबादी मैंने भी बताया कि 200 मिलियन है, और आगे जाके ये 300 मिलियन 2050 में हो जाएगी। तो लैंड का इशू आपके सामने है, एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट हो रही है तेजी के साथ, स्टेट लैंड बनती जा रही है। आपके पास जो स्वीट वाटर वाली लैंड है, एक्वाकल्चर की कंपटीशन आ गई, एग्रीकल्चर को पानी दें या एक्वाकल्चर को पानी दें, क्योंकि ये बहुत प्रेशर है, डिपार्टमेंट को मालूम है कि कितना प्रेशर है कि हम एग्रीकल्चर का पानी जो है वो एक्वाकल्चर में दे सकते हैं। और हमारी जो कैश क्रॉप्स 4 हैं, और उसमें 2 क्रॉप ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पानी मांगती हैं, राइस की है और शुगर केन की। तो कंपटीशन हुआ है कि क्रॉप को पानी दे दें, कॉटन के लिए पानी दे दें या मछली के लिए पानी दे दें। इसको जब आप जेल में रखेंगे फिर समझ में आएगा ये सोल्यूशन क्या है। IPRS ने हम ये सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, दुनिया में क्यों ये अडॉप्ट होता जा रहा है। पानी पीने के लिए भी मिसाइल हो रहे हैं हमारे पास, फिर सैलिनिटी वाटर कितना है, आपकी लैंड कितनी सलाइन है आपके पास, तो आपको तो बहुत कम पॉकेट्स मिल रही हैं फ्रेश वाटर की। तो हाउ टू यूटिलाइज द मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज व्हिच इंक्लूड्स लैंड, व्हिच इंक्लूड्स वाटर, particularly these 2 things। और एक और अच्छी बात यह है कि सिंध जियोग्राफिकली ऐसी लोकेशन पे है, इसका एनवायरनमेंट बहुत सूट करता है मुख्तलिफ लाइवस्टॉक और एक्वाकल्चर के लिए। अभी हम सेमिनार अटेंड कर रहे थे एग्जीबिशन में, तो फैंसी वर्ड वाले कह रहे थे कि जी ये एनवायरनमेंट पंजाब से ज़्यादा यहाँ सूट करता है। शुतरमुर्ग वाले साहब कह रहे थे कि जी उनको भी यही सिंध में सूट करता है। अब आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये हमें भी ये सूट, क्योंकि हमें जो है टेम्परेचर विंडो बड़ी मिलती है, विंटर जहाँ शॉर्ट होता है टेम्परेचर विंडो में बड़ी मिलती है। पंजाब में मार्च से लेकर अक्टूबर तक की विंडो है, यहाँ आप तो अभी देखेंगे गर्मी शुरू होगी फरवरी,
तो वो जो जाके आपके मिड दिसंबर तक कोई टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं करता, एक माह की बड़ी शॉर्ट विंडो आती है, तो आप 2 क्रॉप्स ले सकेंगे इस IPRS सिस्टम से। फिर ये रिमूवल ऑफ द वेस्ट, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी तो बहुत एक्टिव हो गई है और हम भी सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनली, और हमें भी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है हमारे ऊपर कि एनवायरमेंट, क्योंकि ये सवाल है कि इतनी ज़्यादा मशरूम की पैदावार हो रही है, इसका फसला जो है आप ड्रेन कर रहे हैं और पॉन्ड्स को आप ड्रेन करके हार्वेस्ट करते हैं, तो वो ड्रेन कहाँ जाएगा? जब आप पानी ले जाते हैं तो खेतों में ले जाएं या ड्रेन में डाल दीजिए या रिवर में डाल दीजिए, वहाँ भी चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया है, तो इसको एड्रेस करेगा। फिर जीरो डिस्चार्ज वाटर 3 to 3 years तक, जब हम चाइना की हमने उनसे सवाल किया था कि आप इसको फर्टाइल करते हैं से मैन्योर वगैरह, सोनका जी नहीं, जिस वक्त हम पॉन्ड प्रिपरेशन शुरू में करते हैं उस वक्त शुरू करते हैं, और हम 3 साल तक इसका पानी डिस्चार्ज नहीं करते। तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये क्यों नहीं करते? तो इनका जरूरत नहीं है कि रेसवे टाइप के लिए 3 साल के बाद डिस्चार्ज करते हैं, वहाँ पे आगे बताऊंगा कौन सी फिश है, कितनी स्टॉकिंग करते हैं। फिर यह कि लीस्ट पोल्यूशन ऑफ द वाटर रिजर्व होते हैं इसके अंदर, ये जो लीस्ट पोल्यूशन ऑफ द वाटर रिजर्व में ये जो पॉन्ड है कल्चर, बाद में आप देखते हैं कि रेड एलगी हो जाती है, आपके pH हाई होने लग जाते हैं, आपके DO जो रात को सुबह के टाइम खत्म हो जाती है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी इससे। फिर यूज ऑफ व्हाट वेस्ट एज ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 70% वेस्ट कलेक्शन से कलेक्टिंग पिट्स के अंदर ले लेते हैं, फिर आप पानी से इसको एवेपोरेट कर लीजिए और वो जो सॉलिड वेस्ट रह जाएगी बेसिकली वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। फिर उसको आप ड्राई कीजिए, उसके एनालिसिस लैब में कराइए और उसके बाद आप इसके पैकेट बना के आप इसे एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कुछ वेस्ट नहीं होगी इसके अंदर। और बाकी जो 30% फुजला चले जाएगा इसमें पॉन्ड में, ओपन एरिया में, तो उसमें भी आपके ना प्लेंटोस वगैरह को हेल्प होगी, सिल्वर कार्प जो है वो वाटर फिल्टर है तो वो भी ग्रो करिए, उससे लिक्विडिटी देनी होती। रेस में जो है एक मैडम ने बताया था कि हमने जो रिसर्च करी है वो रिसर्च जो कंटिन्यू किया उन्होंने फिश मीट की क्वालिटी पे भी काम कर रही हैं, क्योंकि हमने इस मछली को बड़ी कन्फाइनमेंट में रखना है, तो 220 क्यूबिक मीटर में, और स्टॉकिंग पीरियड 7 से 8 माह का। बायो मास एट हार्वेस्ट जो है हमारा टारगेट जो है वो 75 किलोग्राम से लेकर 150 से लेकर 150 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर की प्रोडक्शन लेनी है। रीजन में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, हमें भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि मैं आगे यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा था तो मेरे लिए तो अंडरस्टैंडेबल था, बट जो भी फार्मर पहली दफा गए वो डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्टोरिकली 0.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन दी जाती है। सिंध में ऑन एवरेज प्रोग्रेसिव फार्म में 10, 12, 20, 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन एवरेज जो है वो आपकी 1/2 टन पर एकड़ वॉल्यूम से ले सकते हैं। तो FCR जो है 1.2 से 1.4 के दरमियान रहता है। चैलेंजेस जो है वही अपॉर्चुनिटी बन गए हैं कि लिमिटेड वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज। प्लीज आप सिंध में बैठे हैं, आप पेड़ पे हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है क्या आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? पंजाब वाले कहते हैं जी हमें भी पानी नहीं मिल रहा क्योंकि ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, उन्हें भी हम यही कह रहे हैं कि जी जो पानी ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं आप, और वो उसकी जो डेप्थ है वो पहले कहते थे 30 फुट पे पानी निकल आता था, अब तो 300 फुट तक नहीं निकलता। यही आपके काटपुर में मैं जब पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ था तो मुझे याद है कि वहाँ खेती बाड़ी बड़ी अच्छी होती थी, पानी वहाँ भी 30 फुट तक निकलता था, तो 400 फुट 600 फुट तक नहीं निकलता। तो ये चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या आगे कि पुअर पॉन्ड फैसिलिटीज एंड मोर पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू मैनेज। ये चैलेंज अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर लेंगे, IPRS टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इंक्रीजिंग डिजीज एंड यूज मोर केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं कन्वेंशनल के अंदर, इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे। मैं आगे जाके बताऊंगा अगर खुदा ना इसको डिजीज भी आ जाए तो उसको हैंडल करना ज्यादा आसान है, मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंपैरेटिवली कन्वेंशन से आसान है। ये कोई पोल्ट्री नहीं है कि आपने फीड दी और पानी में भी डाल दिया और उसने डिपर से जो है वो पानी ले लिया और उसको दवाई मिल गई, इसमें नहीं होगा। हम कैसे करेंगे इसको भी? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लेस प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फिश फार्मर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, इस टेक्नोलॉजी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बायोसिक्योरिटी, डॉक्टर करोड़ो साहब यहाँ बैठे हैं, जर्मनी से उन्होंने PhD माइक्रोबायोलॉजी में किया, वेरी एक्सपर्ट ऑन दैट। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पोल्ट्री वैक्सीन और लाइफ स्टॉक में ये काफ़ी अच्छा एजुकेट कर रहे हैं। मैंने कहा सर आइंदा दिनों में आपको फिर ज़्यादा देर जब आपने
फिश की बायोसिक्योरिटी के हवाले से भी एजुकेट करना होगा चंद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि जैसे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बायोसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी। हम चाइना में पता नहीं कितनी मुश्किल से एक्सेस किया था, क्योंकि ये बायोसिक्योरिटी है, लोग आ रहे हैं इनके पाँव से जो है ना ये जो शूज हैं ये डर्टी है, कहाँ से लेके डिजीज आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहे हैं, वो सारा पाँव से बस अंदर जा रही है, हमारी मछली बीमार हो जाएगी। या तो उसकी प्रोटोकॉल कर लीजिए, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर है, पिट पहन लीजिए, यहाँ पे पिट बना दीजिए, डिसइंफेक्टेड हो, वहाँ पे चेंज करें जूते अपने, फिर वो आए नहा धोते स्प्रे करके उसको पॉन्ड पे लेके आइए। फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं। बायोसिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ज़हन रखिएगा आगे जाके। ये मैं थोड़ी सी पिक्चर शुरू की दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट की गई फर्स्ट IPRS ये कंप्लीट हो, ये कंस्ट्रक्शन ये जो है ये पिट्स वेस्ट प्लेटफॉर्म पिट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा डायमेंशंस को, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो मैंने कैलकुलेशन है आपको दिखानी है इकोनॉमिक्स की और स्टॉकिंग डेंसिटी की, फिर आप दोस्त परेशान ना हो। इसको पहले आप अच्छी तरह कंसीव कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि आपके जो ये वैसी स्टॉक वैसे नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए हमने जो वहाँ पे 3 IPS लगाए, 2 मेजरमेंट डिफरेंट है। एक ये है कि 5 मीटर उसकी चौड़ाई थी, 22 मीटर उसकी लेंथ थी, और गहराई की जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो है 2.25 मीटर, और पानी की जो डेप्थ रखी गई थी वो थी 2 मीटर। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए 4000 स्क्वायर मीटर दिखाया गया, जबकि ये वैसे है 4046 पॉइंट समथिंग स्क्वायर मीटर। जस्ट तो आपको आसान करने के लिए फिगर को यहाँ पे जो बताया गया कि जो पॉन्ड, ये वाटर पॉन्ड है 7 एकड़ का है, 8 एकड़ का पॉन्ड है, लेकिन 7 एकड़ इसमें वाटर वॉल्यूम है। तो इसका 2 से लेकर 2.5% ऑफ दी टोटल वॉल्यूम ऑफ दी वाटर जो है उस पे आप ये IPRS कराएंगे, और पानी की डेप्थ जो है कंटिन्यूस वो 2 मीटर रहेगी। ये ध्यान रखें आप। IPRS टेक्नोलॉजी, ये रेसवेज टेक्नोलॉजी मैंने अभी बता दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, रीड करें कि व्हाट इज रेसवे टेक्नोलॉजी। एफिशिएंट बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल, manpower required. Cage culture efficiency depends upon water current of the water body. हमने किया है फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर फ्लोटिंग केजेस का भी काम, लेकिन इसमें वाटर करंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये पूरी दुनिया में केजेस हुए हैं, उसका भी एक रूल ऑफ थंब है कि कितने वॉल्यूम जो वाटर बॉडी है उसके कितने परसेंटेज ऑफ दी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक इशू जो आ रहा है दुनिया के अंदर वो है इंक्रीज ऑर्गेनिक लोड ऑफ दी वाटर बॉडी। जो फिजला उसमें गिरता है तो केजेस के नीचे वो पाइल अप करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर फिर ये अमोनिया बन जाती है और ये इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो वो बस लगा दिए केजेस बस, और ये नहीं देखा कि नीचे डेप्थ कितनी थी उसकी। जी वो कोई बात नहीं, 10 फुट होता है और 6 फुट हुए 4 फुट में, ऐसा नहीं होता। करंट की पानी की करंट उसको ले जाए, लोड है उस पर, और फिर उसे मूव करें आप दूसरी जगह पे पूरे क्लस्टर को। फिर रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS, ये मैं इसको कहता हूँ कि ये चौंचला है यूरोप वालों का। हमारे पास बिजली नहीं है, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। पॉन्ड कल्चर जो है, पॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी लिमिट्स द प्रोडक्टिविटी। जिस वक्त आप पॉन्ड डालते हैं मछली तो उसकी भी नंबर्स आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। तो इन चारों को कॉम्बिनेशन करके IPRS कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। So advantage of the IPRS technology is 6 to 10 times more production from unit area. अभी मैं बता चुका हूँ कि near zero effluent emission. This depends upon water current of the water body. हमने किया है फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर फ्लोटिंग केजेस का भी काम, लेकिन इसमें वाटर करंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये पूरी दुनिया में केजेस हुए हैं, उसका भी एक रूल ऑफ थंब है कि कितने वॉल्यूम जो वाटर बॉडी है उसको कितने परसेंटेज ऑफ दी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक इशू जो आ रहा है दुनिया के अंदर वो है इंक्रीज ऑर्गेनिक लोड ऑफ दी वाटर बॉडी। जो फिजला उसमें गिरता है तो केजेस के नीचे वो पाइल अप करना शुरू कर देता है, और वहां पर फिर ये अमोनिया बन जाती है और ये इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो वो बस लगा दिए केजेस बस, और ये नहीं देखा कि नीचे डेप्थ कितनी थी उसकी। जी वो कोई बात नहीं, 10 फुट होता है और 6 फुट हुए 4 फुट में, ऐसा नहीं होता। करंट भी पानी की करंट उसको ले जाए।
लोड है उस पर और फिर उसे मूव करें आप दूसरी जगह पे पूरे क्लस्टर को। फिर रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS, पॉन्ड कल्चर जो है, पॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी लिमिट्स द प्रोडक्टिविटी। जिस वक्त आप पॉन्ड में डालते हैं मछली तो उसकी भी नंबर्स आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। तो इन चारों को कॉम्बिनेशन करके IPRS कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। So advantage of the IPRS technology is 6 to 10 times more production from unit area. अभी मैं बता चुका हूँ कि near zero effluent emission, less water management cost, utilization of water sources in sustainability way, less manpower requirement, less possibility of the disease occurrence, and protection from the predators. Very important. And better 6 major components हैं, इनको ज़हन में रखिएगा। Airlift, मैं इनकी कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ आपको। Airlift. It pushes the water from bottom of the open pond into the cell between with the help of the blowers. मैंने अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अब तकरीबन यहाँ से कोई तकरीबन अगर ये 2 मीटर है तो डेप्थ पानी की, तो ये समझें कि आपके 1.5 मीटर या 1.75 मीटर पे ये वाइट लगा होगा, एक्सक्यूज मी, वाइट वाटर यूनिट एरो ट्यूब्स है। फिर ये पुश करेगा पानी को आगे की तरफ। मैं डिस्प्ले करूंगा कि कैसे फिश रिस्पॉन्ड करती है। जहां उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, इंसानी फितरत है, लाइफ स्टॉक ऐसा, जहां ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी सफोकेशन जो कि वो जाएगी उसकी तरफ। और हमें ऑक्सीजन, अपनी मैडम ने पैरामीटर्स आपको दिखाए कि 5+ में रहा है अभी, वहाँ रहता है। सुबह तो 2 भी नहीं होता, 1.8 भी नहीं होता, 1 हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। हमने इसमें मेंटेन किया है एवरेज के लिए, क्योंकि 9 भी मिला है, हमें लो भी मिला, 3-4 भी मिला है। तिलापिया तो 2 में इजीली, लेस देन 2 में भी सर्वाइव करती है। बट इफेक्ट ऑन दी एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द फीड एंड आल्सो दी मीट प्रोडक्शन। बट अगर आप ये चीज़ें सारे मेंटेन किए, जैसे मैडम ने बताया पीएच मेंटेन हुआ उसके अंदर, तो इससे ये है वो वाइट वाटर। थैंक यू सर। ये एरो ट्यूब्स है, ये लगी हुई लाइन्स 5 मीटर है, 2 ग्रिड लगेंगे इसमें 2-2 मीटर के। ये एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं एरो ट्यूब्स। ये देखिए आप, बहुत अच्छी पिक्चर है, ये खींची हुई हमने पंजाब IPRS के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, बड़े गौर से देखिए। ये ग्रिड लगे हुए हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। पानी जब ऊपर आए और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऐसे लगी हुई है, ये देखिए यहाँ से अब प्रेशर से पानी ऊपर जा रहा है, ये बबल्स भी आ रहे हैं। अब इसको एक खास एंगल से आप लगाएं, बिटवीन 30 to 35। आप इस एंगल को चेंज करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी वाटर फ्लो की, जो उसने पुश करना है। नहीं, ये 45 पे लगा दीजिए भाई कर देना। जिन्होंने इतनी साइंस की है, इतनी मेहनत की है, कुछ वजह है, तो वो एक खास एंगल से। और ये एरो ट्यूब्स है। अब सेकंड है बॉटोमाइजेशन। ये पाइप लगा दी हमने, सेंट्रलाइज्ड एक एयर पंप होगा, और आप ये देखिए पाइप्स कितनी एरेशन है। ये देखिए आप 16 मीटर ऊपर चला, हमें नीचे से ये एरेशन देखिए। मैं डेमो दूंगा, आपको दिखाऊंगा लाइव। अब वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, अभी इट डिपेंड्स कि आपके पास 3 IPRS है, 4 IPRS है, 5 है, 6। इसके बाद मॉडल चेंज हो जाएगा वेस्ट कलेक्शन। तो 4 तक हम ये तार से ना बांध के पुल कर लेंगे, ये वो सिस्टम है। पर एयर सक कर गया, वो वाटर को ना सक करेगा, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये तो पुली हो गई, वायर हो गई। अब आपको वो हम दिखाएंगे नीचे कलेक्टिंग सिस्टम। ये गौर से देखिए, अभी ये नया, बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है और पाकिस्तान में ही बताऊंगा। 5 यूनिट अब पाकिस्तान में लग रहे हैं, हमने विजिट किया है। ये प्लेट है वेस्ट कलेक्शन की, ये प्लेट है देखिए, ये तार से बांधा हुआ है। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो स्पीड से, बहुत ही स्लो स्पीड से आता है। दिन में 1 घंटे में 1 दफा कर लें, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से आता है और धीरे धीरे वो सब करेगा। ये तरह ये देखिए, ये तारे में दी हुई यहाँ पर,
और हार्डली मेरा ख्याल है कि ये जो व्हील इसके नीचे लगा हुआ मैं भी 3-4 mm की हाइट होगी ऐसी। बहुत स्लोली है, जितना भी फुजला गिरा होगा वो सक करेगा पानी, और पानी से सक करके वो जो कलेक्टिंग बिन्स हैं उसमें चला जाएगा। ये एक और सिस्टम है, ये भी वो पाया जाता है। मैं आपको ना वो बड़ा वाला ये दिखाना चाहूँ आपको। जिस वक्त आप पे ज्यादा IPRS लगे 10 पे करिए, अब वो कूलिंग सिस्टम नहीं काम करेगी वायर में, तो हमने रेलिंग बना दी वगैरह ट्रेन की तरह। ये पूरा सिस्टम चल रहा है, सक कर रहा है, और इधर एक तरफ और इस तरफ वो पानी जो है ना लेन बनाई हुई उसमें ड्रॉप हो रहा है, फिर वो कलेक्टिंग बिन भी जा रहा है डायरेक्ट। आप वो वायर नहीं इसको पुल कर सकती है, स्टील वायर है वो नहीं पुल करेगी इतना ज्यादा इसको। बैफल वॉल जो है रेशे में आपने भी मेरा डिजाइन दिखाया था कि यहाँ से वेस्ट कलेक्शन से पानी ऐसा ऐसा चलता रहेगा। हम यहाँ भी रेटर लगाते हैं, हम यहाँ भी रेटर लगाते हैं, ये देखिए ये लगा ताकि सर्कुलेशन करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो वेस्ट कलेक्शन में से ना हो सका, जो पास हो गया, वो हमें ज़्यादातर यही मिल जाएगा, और आगे क्लीन वाटर होके आपके पास आया तो यहाँ कलेक्ट हो जाता है मैक्सिमम, और आगे फिर क्लीन वाटर होकर सेपरेट करके वापस वाइट वाटर की तरफ पानी आएगा। ये एक और बैफल वॉल आप प्लास्टिक की भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अर्थल लगाइए पहले, सिमेंटेड भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स कौन से आपको इकोनॉमिकल है या वायबल है। अब फीडर्स, this should be a feeder, not auto feeder. There are some timer feeders which is called auto feeder, and there are pneumatic feeder. हुआ ये, लेकिन टेक्नोलॉजी पहले आपने बनाई, आपने लगा ली, बड़े खुश हुए, आपने कहा जी मेरे पास तो लेबर बहुत है, वो बोरी उठा के ले जा दी। अच्छा सर जी, अब जब मैं आगे दिखाऊंगा कि हमने स्टॉकिंग कितनी की हुई है, तो उसको तो बेशुमार फीड खानी है, वो लेबर भी थक गई। फिर उन्होंने कहा यार एक काम और करते हैं। चाइना में उन्होंने क्या किया, गर्मी बहुत है तो उन्होंने एक स्टोर बनाया, एयर कंडीशन मैनेजर का कमरा था, उसमें सारी एलसीडी लगी हुई थी, उसमें सारा कंट्रोल किया हुआ। बैक पे जो स्टोर था वहाँ पे उन्होंने ट्रॉली लगा दी ट्रेन की तरह, वो साई के अंदर उसमें फीड डालते थे, क्योंकि गर्म सन रेज डायरेक्टली नहीं फीड पे पड़नी चाहिए थी, बिकॉज दोज फ्यू विटामिन्स होते हैं कि जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट से ना वो डैमेज हो जाते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ द फीड भी खराब होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रॉली बना दी, वो टाइमर लगे हुए हैं, वो जनाब बड़ी मजे से ट्रेन निकल के बाहर आ रही है, हर फीडर जाके अपने अपने सेल के ऊपर रुक जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसे कंप्यूटराइज किया हुआ सॉफ्टवेयर। वो भी थक गए। अब ये तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान में किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं और आगे चलते हैं एडवांस। वो जो मैंने आपसे कहा था ना, वो देखिएगा ये न्यूमेटिक है। अब देखें जिसने 50 IPRS लगा ली है और जिसने 100 IPRS एक जगह हमने देखे, और उन्होंने फिर साइलोज बना दिए साइड पे, और फीड आई डायरेक्ट अब तो साइलोज में डंप उसमें डंपर से, और वो साइलोज में चली गई, और पूरी पाइपलाइनिंग कर दी न्यूमेटिक तरीके से, टाइमर लगा दिया, अंदर बैठा हुआ है, वो फीड जो है फीड होने लग जाती है। मैं वापस जाता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पर पाकिस्तान में लगा दी। इसमें हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि फीड की रिक्वायरमेंट कितनी है डेली। जो हमारे डिपार्टमेंट्स बैठे हैं दोस्त और फार्मर्स भी, कि हम बॉडी वेट के हिसाब से पूरा एक चार्ट होता है, उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज डेली बना के भी इतनी फीड इसकी बॉडी वेट से देनी है। इसी तरह कैलकुलेट करके कि टोटल फीड इसमें कितनी आ जानी है, और हमने ज़्यादा के डे टाइम भी देनी है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें टाइमर लगाएंगे कि 5 सेकेंड का गैप आए, वक्फा है 15 सेकेंड का है। तो ये भी कैलकुलेट हमने किया कि जी जो एक फ्लैक्स दे वो क्या 25 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो, 350 ग्राम का हो, ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मैं डाल दिया और उनको गई। फ्लोटिंग ये पैडल व्हील वाला मैंने दिखाया, ये जेट, ये बहुत अच्छा है, जो नया है जेट वाला। वाइट वाटर परफॉर्मेंस देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो चाहिए है 20 सेकेंड। ये देखिए, ये नाम सब ज़्यादा पहले प्रोजेक्ट दिया है, मछली किस तरह वाइट वाटर पानी आ रहा है डीओ की तरफ जा रही है रिस्पॉन्स। ये एक और IPRS वहाँ लगा है, 10 IPRS लिखे हैं, 10 IPRS सर। ये 5 IPRS भी एक जगह और पंजाब में लगे, 10 IPRS, 4 IPRS जो है यहाँ एक और हमारे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं बड़ी तेजी से। जब हो जाएंगे तो इफ्ताह होकर करेंगे आपसे शेयर कर उनकी इजाज़त से। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट। नाउ कमिंग टू द आउटकम of the first year harvesting. Few more slides at one time, sir.
Okay, I told you before that it is an 8-acre pond, but approximate 7 acres is volume, water inside. So number of IPRS 3, size of the IPRS 5 into 22, again 2.25 is the height of the wall of the IPRS, but water depth was 2 meters, keep in mind. So it's a 220 volume. ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी शेयर करता हूँ 1.8 मिनट. साइज दिखती है इसमें, स्टॉकिंग भी दिखती है गर्मी होगी थी ना जिसको तो चेंज करते रहते हैं एनवायरमेंट के साथ साथ. कितनी खूबसूरत है कल्चर देखिए पाकिस्तान में. इसको हमने यूटिलाइज करना है मैक्सिमम. ताली पे जा दीजिए. ये तो मेरी हॉबी है, मैं तो खुद बनाता हूँ सारी फैक्टर्स आपको पता है इसका. ये मैं हॉबी है मेरी. अच्छा देखिए, जब मैं आखिरी 2, 3, 4 स्लाइड्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता हो कि क्योंकि ये सवाल किया जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या थी, FCR क्या थी, पूरी एक स्टडी है. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन पिक्चर्स को किसी भी ग्रुप पे नहीं लगाइएगा, किसी फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये HSC की प्रॉपर्टी है और इसमें फीमेल्स भी हैं और HSC खुद इसको रिपोर्ट करेगा अपने तौर पे. वैसे आप पिक्चर्स लीजिए, अपने पास रखिए, अपने हद तक रखिए, किसी ग्रुप में नहीं इसको रिलीज कीजिए, क्योंकि ये कहीं भी शेयर नहीं की गई. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिलेक्टेड ऑडियंस है, हमारे बहुत सिलेक्टेड हमारा ऑडियंस है. तो प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी फर्स्ट ईयर का है. अभी हम नेक्स्ट ईयर और इसको बेहतर करेंगे. हमने लेसन लर्न किए हैं कुछ और अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमने इसमें काम तो किया ना कुछ यहाँ. अब देखिए बड़े गौर से IPRS 1 लंबाई चौड़ाई इतनी है 220 क्यूबिक मीटर. ये ग्रास काप है, क्योंकि चाइना में हमने देखा कि सबसे ज्यादा ग्रास काप वहां पाली जाती थी. IPRS में तलापिया भी होती है, बट हमने कहा अभी ग्रास काप करते हैं. चलिए हम देखिए बड़ी मजे की बात बताते चलिए. पाकिस्तान में जो आप स्टॉकिंग करते हैं 700-800 दाने, तो उसमें ज्यादातर आपकी रहू है, 3, 4, 5, 10 दाने आप इसके डाल लेते हैं, फिर थैला के डाल लेते हैं, फिर गुलफाम के डाल लेते हैं. ऐसे होता है ना सर. उसमें तो आपको ग्रास काप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. हमने कहा कि जी हम तलापिया भी करते हैं और रहू भी करते हैं. IPRS 1 में याद रखिएगा ग्रास काप थी, IPRS 2 में रहू थी, IPRS 3 में तलापिया थी. अब देखते हैं कैसे बिहेव हुआ हमारे साथ उसने क्या किया. और एक और भी बात याद रखिएगा प्लीज, हमने 12 जून को स्टॉप किए, तो हमें पूरा साल भी नहीं मिला, हमें 169 डेज मिले. मैं उन डेज को काउंट करूंगा जिस दिन से हमने इसको फीड पिलानी शुरू की और जिस दिन टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये ऑफ फीड हो गई. बाकी डेज को मैं काउंट नहीं करूंगा. 28 नवंबर को लास्ट फीडिंग की गई थी और उसके बाद हमने मिड दिसंबर तक ओपन पॉन्ड के अंदर भी कुछ फीडिंग थोड़ी सी कर दी थी, सप्लीमेंट, उसको नहीं करते थे पहले. बस ये ध्यान में रखिए.
तो हमें इस विंडो में भी ये परफॉर्मेंस है। तो इस साल इंशाल्लाह जब हम 15 मार्च से 30 मार्च को स्टॉक करेंगे तो हमें पूरा एक अच्छा पीरियड मिलेगा जिसमें और ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ पीरियड दो आते हैं। आप जो फार्मर है उन्हें पता है कि दो विंडो ऐसी आती हैं जिसमें ये बहुत फास्ट ग्रोथ करती है और कोई भी मछली हो। एक शुरू का ये जो पीरियड मैंने बताया और एक आपका जब ये मानसून खत्म होता है और अक्टूबर से पहले का इसमें बड़ी तेजी से ग्रो करती है। तो हमारे पास सिर्फ वो विंडो भी शॉर्ट थी, बट 169 डेज की पीरियड। उसके बाद देखिएगा ये मोर्टेलिटी बड़े गौर से देख लीजिए, 166, 147, 240, 8,200 रोहू थी, 16,500 जो है वो तलापिया थी, क्योंकि पीछे जो रोज बैठे शायद उनको नजर नहीं आ रहा। ओपन पॉन्ड में सिल्वर कार्प 3,450, कोई कैलकुलेट कर सकता है सर, डिवाइडेड बाय 7, जल्दी से मेरी हेल्प कर दीजिए सर। उसके बाद थैला जो थी वो 2300 थी, दूसरे दोस्त जो है वो 7 से डिवाइड करते हैं, मुझे जब थैला 1 एकड़ में कितनी है। ओपन पॉन्ड में भी हमने तलापिया छोड़ दी 4,500, कोई तीसरा दोस्त है उसको कैलकुलेट करें पर एकड़ कितनी है जी, यानी साहब सिल्वर कार्प कितनी है पर एकड़, 3,450 डिवाइडेड बाय 7 एकर्स, वॉल्यूम देखिए ना 492। अब जरा रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नंबर है 492 जी। थैला कितना आया जी, दोस्तों किया जल्दी से बताएं। 2300 डिवाइडेड बाय 7 और 4,500 डिवाइडेड बाय 7 को दोस्त कर दीजिए जल्दी से प्लीज। 328 तलापिया कितना है, 4500, 640 राइट। 499 की फिगर को पहले याद रखिए, 492 था वो सिल्वर। ओके, अब ध्यान में रखेंगे ये 3 आईपीआरएस है, हम इसमें कितने आईपीआरएस बना सकते हैं, 7, 6। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बॉडी वाटर बॉडी में नहीं, तो कॉन्सेप्ट ये आया फार्मर के चूंकि वो वॉल्यूम ज्यादा है, हमारे पास पानी का 3 आईपीआरएस या 4 आईपीआरएस हमारे पास नहीं है, तो हम इसकी डेंसिटी बढ़ा दें, स्टॉकिंग डेंसिटी। उन्होंने थैला भी डाल दिया, तलाबिया भी डाल दी, लेट्स सी क्या होता है। एफसीआर के लिए आपको पता है कि इनिशियल बॉडी वेट्स को माइनस करते हैं फाइनल बॉडी वेट्स, राइट सर, और फिर हमारे एफसीआर सबसे ज्यादा एफसीआर 1.93 ग्रास कार्प में आएगी, और उसके बाद 1.2 और 1.2 रोहू और उसमें तलापिया में आएगी। इससे हमें एक और चीज पता चली है स्टडी से, ये सर फिशरी डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है, ये आपकी तवज्जो इस पर चाहिए। फार्मर नहीं इसमें कुछ कर सकता, वो फेडरल लेवल के हो, प्रोविंशियल लेवल के हो, क्योंकि आपने ही ब्रूड स्टॉक जो है ना क्वालिटी का जेनेटिकली इम्प्रूव ब्रूड स्टॉक आपने प्रोवाइड करना है। अब वो कब से चल रहा है ये रोहू का भी ब्रूड स्टॉक, कब से ये चल रहा है ग्रास कार्प का भी, दूसरा भी। तो मैडम कितनी प्रोजेनी के बाद ये वीक हो जाती है जेनेटिक्स, 10 के बाद, 5 के बाद, कितने के बाद, कितने सालों से चल रहा है ये। अच्छा जी ओपन में छोड़ा एक साथ खड़े जी, मैंने तो 3 किलो की ग्रास कार्प ली, तो मैंने कहा दाने कितने डाले थे 1 एकड़ में, हम तो यहाँ उसको कन्फाइन कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस आएगा। उसकी तो आदत ही नहीं थी कि इतनी छोटी सी जगह में इतनी ज्यादा मछली ग्रास कार्प की 6,000 कभी किसी ने डाली है, हमने तो 8,000 का टारगेट किया था, हमें मुश्किल हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ी डेंसिटी कम की। तो ये भी पता चला कि जेनेटिक्स में रोल प्ले कर रही है बहुत बड़ा, क्योंकि तलापिया जो है ड्रिफ्ट तलापिया, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तलापिया, हमें रोहू की जेनेटिक्स भी वीक मिल रही है, हमें ग्रास कार्प की भी मिल रही है। अब ये भी एक कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं एक्वाकल्चर पाकिस्तान में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बॉटलनेक्स हैं, लेकिन उनमें एक ये भी है जो कि डिपार्टमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप होता है इसमें, और एकेडमिया यूनिवर्सिटी का काम भी है। जिन यूनिवर्सिटी के पास फैसिलिटीज हैं लैंड की वो नहीं है, तो कम से कम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमें कुछ इम्प्रूव जेनेटिक्स तो दे देना। अब कब तक फार्मर इंपोर्ट करेगा, तलापिया जो फ्राई इंपोर्ट हो रही थी, इसलिए हमने फोकस किया कि लोकली। देखिए मैं आपको बता दूं 7 रुपए की तलापिया इंपोर्ट की गई थी, और जब वो वहां से आती थी तो 40-30-50% मोर्टेलिटी, तो 14 रुपए की पड़ी, हमने तो 3 रुपए की फ्राई प्रोड्यूस कर दी यहाँ लोकली, और ट्रांसपोर्ट भी कम हो, उसकी मोर्टेलिटी स्ट्रेस जो थे वो भी खत्म हो गए, सब चीजें अच्छी होने लगी, 3.5 रुपए तक उसको घर में मिलने। हमें सब इस तरह भी तवज्जो देनी है कि यहाँ पे इम्प्रूव जेनेटिक्स भी हमें मिलनी शुरू हो जाए। ओके, ये एफसीआर भी हमने डिस्कस कर लिया है, आपके प्रोडक्शन आ गई है। अब हम देखते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर केजी। मैं अगली स्लाइड में डिटेल ब्रेकअप बता दूंगा। टोटल आपने हार्वेस्ट की 38,133 केजी, टोटल सेल देख लीजिए आप कितने की हो गई। मुझे तो फिगर ही नहीं आ रही, पाईदारी से 1,000, 10,000, लाख, करोड़ हो गए, 51 लाख हो गया ना, क्यों क्या नहीं साहब, 10 लाख 51 लाख 51 लाख ना सर, है 51 लाख हो गया जी। अच्छा चलो सेल हो गई।
कॉस्ट पर केजी हमें 135 रुपए की पड़ी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लगा रहे थे आईपीएल जी बिजली खर्च होगी, बिजली खर्च होगी, बिजली, ये जब यूएसए में गए थे गहरे तालाब पे दिखाते थे, वहां भी दोस्त बड़े कहते थे यार बड़ी बिजली खर्च। वो बड़े अच्छे टाइम पे हमारी हार्वेस्ट हो गया ये पॉन्ड, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी, कीप इन माइंड। अगर मैं 38 टन लेता हूँ शिवा साहब, 38 टन और पर एकड़ अगर आप कन्वेंशनली 1 टन लेते हैं तो आपके 38 एकड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ही होगा ना सर? तो हम क्या सेव कर रहे हैं? लैंड एंड वाटर। हर फार्मर तो नहीं 50 एकड़ या 200 एकड़ लेके रख सकता। इतनी महंगी जमीन है, वो कहता है जी मेरे पास 10 एकड़ है, मैं क्या करूं, मेरे पास 6 एकड़ है, उसका सोल्यूशन बताए। ये बिजनेस मॉडल आ गया उनके लिए। है मेरे पास ऐसे दोस्त जिनके पास 10-15 एकड़ की जमीन है, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं। वो बिजनेस मॉडल नहीं बन रहा उनका 10 एकड़ के ऊपर। आप ये जो भी फिगर बता रहे हैं 38 टन की, क्या ये एवरेज फिगर है या चैलेंजेस के साथ ये डाउन भी होगी और एवरेज फिगर कुछ और आएगा? नहीं, ये कम से कम थी, अभी तो आगे बताऊंगा तो और बढ़नी थी, क्योंकि पहला साल था। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर जी। आपने कितनी डाली? 6100 ग्रास, 8200 रहू, 16500 तलापिया, 4500 तलापिया। कितनी फीट खिलाऊंगा मैं? इस फार्मर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। एचएससी ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमने साइंटिफिक रिसर्च करनी थी। इससे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट। पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। पायलट प्रोजेक्ट में लर्निंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमने लर्निंग के साथ साथ प्रॉफिट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और ये इतना आसान नहीं है। मुझे 7 दिन लगे थे इसको, क्योंकि देखिए फार्मर ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया उसने। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी भाई ये लिखा नहीं जाएगा तो अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करते जाओ। फिर वो एंट्री करके फिर उसके साथ बैठ के फिर मैंने कहा जी मेरे आईपीआरएस पॉन्ड के लिए लेबर कितनी लगी, क्योंकि उसके तो और भी 55 एकड़ की फार्मिंग है, 95 एकड़ एक तरफ है, 55 एकड़ एक तरफ है। तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करो। उन्होंने बड़ा आसान, मैंने कहा जी बिजली कितनी खर्च कैसे करोगे? कहता जी बड़ा आसान है इसके लिए। जिस वक्त आईपीआरएस नहीं था तो उस वक्त मेरे बिजली का बिल आता था। जब मैंने ये आईपीआरएस चलाना शुरू किया मेरे ये बिल आए, हम इसको माइनस कर लेते हैं चलिए। तो मैंने कहा वो दूसरे पॉइंट के लिए कहते जी आपका इनपुट माइनस कर लीजिए। हमने मैक्सिमम इनपुट लिए है, कीप इन माइंड, जिसमें डीजल देखिएगा सबसे ज्यादा खर्च हुआ है ये, और 6.18 एंड ये पावर 5.41% कंट्रीब्यूशन आ गई। फीड की हमेशा आपको पता ही किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लाइव स्टॉक में 60 to 70 होती है या 55 to 70 होती है, उसमें फीड की 52.83 कंट्रीब्यूशन आ गई। तो टोटल फिंगरलिंग कॉस्ट उसकी 11.32 इनिशियल वेट की जो थी, इनिशियल वेट पे जो फिंगरलिंग हमने डाली 32 ग्राम की, 70-80 ग्राम की और 200 ग्राम की रहू थी। 70-80 जी सर। अब आगे आते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन क्योंकि एक ऐड हो गया था उसमें, स्पेशली आपको हायर करना पड़ा था इस काम के लिए। लेबर चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस की उसमें आई है, जो वायर टूटी थी, वायर के लिए, पुली वगैरह के लिए, उसके लिए, और हार्वेस्ट सर्विस चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी मैं दिखा भी रहा था कि जो स्पेशली हार्वेस्ट करते हैं आप नेट लगा के, इससे भी हमें थोड़ा सा रूल आउट कराना है, क्योंकि बायोसिक्योरिटी के एंगल से, क्योंकि वो जाल पता नहीं कहाँ किन पॉइंट्स पे इस्तेमाल होता है, वो कैरियर बन जाता है, मैकेनिकल कैरियर हो जाता है। आईपीआरएस के पॉइंट का ये एडवांटेज है कि आपको अगर 2 टन प्रोडक्शन चाहिए तो आप आईपीआरएस से अपनी उस दिन की 2 टन प्रोडक्शन दे सकते हैं, प्लस ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे? जो जाल का जो साइज होता है, अगर आपने कहा मुझे 900 ग्राम की चाहिए या 1 किलो की चाहिए, 1 किलो की रिटेन हो जाए उस साइज में, नेट होल इतना होगा, बाकी जो छोटी है मछली वो नीचे चली जाएगी। तो आपकी बड़े आराम से 2 टन मिल गई। होता ही है कि अब क्या हुआ इस साल, पहले जब हुआ जिस वक्त टेम्परेचर डाउन हुआ है और तलापिया जो है 12 सेंटीग्रेड के बाद काफी सेंसिटिव हो जाती है और 18 सेंटीग्रेड के ऊपर ऑफ फीड हो जाती है 100%। तो इस दफा जब वो 25 साल के बाद एक बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, बहुत बिगड़ी गया है, तो मोर्टेलिटी हुई है उन लोगों की। अब फिर यहाँ क्वेश्चन, उन लोगों की जो ऑलरेडी अपने हार्वेस्ट प्रोसेस में जा चुके थे और 2 फुट या 1 फुट का पानी कर दिए थे, तो उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा हुई। और वो फार्मर जिनकी 5 फुट का पानी था, लेकिन वो सर्कुलेट ना कर सके पानी को रात को, ताकि वो टेम्परेचर बेहतर रहता है, ये भी सही है। तो उनको बड़ी एडवांटेज मिलता है कि आप अपनी मछली जितनी भी सिलेक्टेड, अगर देखें ना मार्केट की डिमांड पर डे फॉर एग्जांपल 1000 टन है और उस दिन जो है वो 3000 टन मछली चली जाए, तो जो 300 रुपए वाली मछली है वो कोई 100 रुपए भी नहीं उठाएगा।
लेकिन फार्मर सारे पैनिक तो नहीं जा रहे कि उनके पास कंपल्शन है कि निकालना है इसको। अभी भी ये हुआ है कि वो फार्मर जो है ना नया स्टॉक करना चाह रहे हैं, वो मछली बेचना चाह रहे हैं, मछली नहीं बेच रहे। तो इसमें यह है कि आप रोज रोज की अपनी थोड़ी थोड़ी सी मार्केट कर सकते हैं इजीली। फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन के मसले होते हैं कि जी चूंकि हार्वेस्ट हो ही गया है, अब गाड़ियां भी नहीं मिल रही इतनी सारी, तो उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पहले साल में कैपिटल कॉस्ट को नहीं इनकम किया जाता। एक बात 3 IPRS की उनकी जो कॉस्ट आई है कंस्ट्रक्शन की अप्रॉक्सीमेटली डिक्लेयर के तकरीबन 32 लाख रुपए उनकी आई है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और जो IPRS ने 3 की और 3 IPRS की जो इक्विपमेंट कॉस्ट आई है उनकी, वो भी तकरीबन 30 लाख के करीब उनकी इक्विपमेंट कॉस्ट आई है। 3 IPRS की बात करूं एंड तकरीबन जनरेटर जो है उनका 5.5 लाख है। ये 3 मेजर कैपिटल उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें जनरेटर रूम भी बना है। सही है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, तो उसको से डिप्रिसिएशन करें पता जी नहीं लगेगा। सर आ रहा हूँ ना सर, मैंने कहा ये पहला साल है, पहले साल में डिप्रिसिएशन नहीं ऐड होगी सर। अगले साल का जब आप टर्नओवर करेंगे पूरा राइट फ्रॉम द मार्च मीटर से जो ये स्टॉकिंग करेंगे आप उसमें डिप्रिसिएशन ऐड की जाएगी, 20% डिप्रिसिएशन ऐड की जाती है सर। राइट सर, ऐसे ही है ना? बता दीजिए सर, मैं 15% कर लूंगा जल्दी से। वो डिपेंड करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल कॉस्ट को जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 10% कर लें, 15% कर लें, वो आप डिपेंड करता है। तो उस वक्त मशवरा कर लेंगे आप जैसे दोस्तों से कि ये कॉस्ट है कैपिटल, आप बता दें, मैं उसके भी उस साल जिंदा रहा तो बता कुछ लोग कैपिटल कॉस्ट को ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स पे ले जाते हैं। अगर आप हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट, वो पंप थी 45 से लेकर 60 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें 492 सिल्वर कार्प्स, 300 से 600 तक आप पर एकड़ ओपन पॉन्ड में सिल्वर कार्प्स स्टॉक करेंगे। क्यूबिक मीटर अगर 6 पॉन्ड होते वहां पर हमारे पास IPRS होते सेल, और हम 75 kg पर क्यूबिक मीटर की स्टॉकिंग। जी सर। सर ये आप ऑलरेडी जो हो चुका है वो आप बता रहे हैं हमें? अब मैं कह रहा हूं कि जो हमें करना चाहिए था एक्सपेक्टेड मीन कि 75 से तो नीचे इकोनॉमिक्स नहीं आ रही। ये जो एक्सपेक्टेड है ये कहीं हो चुका है पहले? पूरी दुनिया में, चाइना में तो इससे ज्यादा हुआ है, वो तो 150 पे गए हुए हैं ना। 75 से देखिए, ये पहला साल पहला प्रोजेक्ट इतना बड़ा हाई रिस्क कितना ले, और दूसरा ये कि जेनेटिक्स हमें नहीं परफॉर्म कर रही साथ साथ कॉर्पोरेट। जी सर। करंटली चाइना 180 किलो कर रहा है पर अब 180 पे चलेंगे, 250 का टारगेट है इसलिए इंटरनेशनली, लेकिन हम बहुत ही कंजर्वेटिवली थोड़ा सा बताते हैं कि 75 to 150 तक अभी करें, क्योंकि आपकी वाटर पैरामीटर्स की कैपेसिटी और ये वाटर की क्वालिटी और आपकी स्किल जो है ना वो भी डेवलप इतनी है। तो अगर आप इसको बेंचमार्क कर लें कि 75 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर अगर हम प्रोड्यूस करें, स्टॉक करें, तो उसमें 600 अगर ये सिल्वर का हो तो हमारी एक्सपेक्टेड कितनी बायोमास आनी चाहिए? 56 टन, 56 टन, 38 तक हम आगे 3 में से। श्वासा जो आप बात कर रहे थे पर एकड़, तो हम 56 का टारगेट कर सकते हैं। अगर 56 नहीं, अगर 300 ले लें सिल्वर का तो ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाइए, तो 50 टन का टारगेट ले लें। Any question up to this? बस ये लास्ट स्लाइड है। एडवांटेज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एंड इन द लास्ट आई वुड से बी अ गेम चेंजर। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर्स, द गेम चेंजर। सर, जनाब डीजी साहब, जलवा साहब, फैसल भाई, बड़ी खुशी है आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा देखते हुए। और अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि ड्रग्स के बाद अगर जो कोई रिटर्न्स है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और हम उस पर आपको भरपूर सपोर्ट देने को तैयार हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड, सो यू गेट ऑल द टेक्निकल इनपुट एज वेल। और ये सब्सिडी जो है कैन गो अप टू 50 मिलियन रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये ट्रांसप्लांटर की है, जब आप नर्सरी से फील्ड पे ट्रांसप्लांट करते हैं, when you do it manually, you do it only 40,000 plants per acre. You do it mechanized, you go up to 90,000 plants per acre. So these are the gaps that we have in our practices, in our businesses, और यही हमें गैप जो है fill in करने हैं।
have some share in the international market. We need to improve our practices, we need to improve our quality. और वो तभी हो सकता है जब आप कैपिटल इंजेक्ट करेंगे. मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि we need to take our businesses to international standards and practices. और जब तक वो नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है in 7 days. So try to improve our service delivery, our outreach. बैंक फाइनेंसिंग नहीं मिली है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने लास्ट ईयर नवंबर में 5 बैंक्स के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है where these banks would finance agri projects and we will give them interest rate subsidy. Normally our approval time is anywhere between 2 to 3 months, but with this agreement your projects become pre-approved and we extend this approval for the subsidy in 7 days. So trying to improve our service delivery, our outreach. ये बैंक के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और आप just reach out to these and we will surely help you with the interest rate subsidy जो आजकल के ज़माने में तो बहुत relevant है. So that's about it from SCDS. Thank you. First of all, I'd like to thank Jaljuwa Saab and the whole team who has been able to bring about this innovative project, and I'm sure it is going to help our fishery sector a lot. But as already mentioned, that we need to help the farmer. The poor farmer suffers. Even if you increase the productivity, how is that productive product going to go? If we don't have the facilities to store that. And then again, the infection, because fish is a high protein diet, it's a high protein and perishable item. So if it is not sold and utilized or consumed quickly, it's going to get rotten and then the farmer will cry. So we have to do something about it. So congratulations to all the whole team. To GC Women's University team as well as the collaborators of this from the industry. And this is very important. I must also congratulate Higher Education Commission for coming up with this, idea of joining hands with the private sector and the industry to promote the scientific concepts and to promote science and great products to the citizens of Pakistan. Thank you very much for giving me an opportunity to be here from you. टाइम काफी कम है लेकिन मैं वैसे साहब से दरखास्त करूंगा कि 2 मिनट के लिए हमें इजाजत दें. सबसे पहले तो मैं जजुआ साहब को, मैडम को और यूनिवर्सिटी को बता दूंगा कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने किया, जो कि मैं और जजुआ इसको डिस्कस करते रहे थे. मैंने भी अमेरिका में विजिट की थी साइट जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा था और इसका डेमो भी. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इस चीज़ में सारे देख रहे हैं वो है हमें पर एक यील्ड बढ़ानी है. मगर इसके साथ जिस तरह पंजाब में भी इश्यूज आ रहे हैं, सबसे बड़ा कि हम आरटीओ के यरगमाल बनते जा रहे हैं फार्मर्स ज़्यादातर. उसके लिए इसकी जो आगे का कंट्रोल है, यानी कि हमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज वो भी बढ़ानी पड़ेंगी. क्योंकि अभी फार्मर जब अपनी हार्वेस्टिंग कर देता है तो फिर उसकी सारी जान जो है वो आरटी के हाथ में आ जाती है और उसने एक दफा फार्म हार्वेस्ट कर दिया तो सारा का सारा माल उसको हार्वेस्ट करना ही करना है. और वो जाके मैंने पंजाब में देखा है वो सड़कों पे माल लगा हुआ है सारा और बस उसके बाद फिर आप नीचे तरले करते रहते हो आरती के मेरा माल बिक जाए. तो मैं गवर्नमेंट को स्पेशली इसमें कहूंगा कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री ये बहुत ज्यादा जरूरी है. कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम 1 टन पे या 500 किलो पे हैं और दुनिया 60 टन 70 टन. और अभी एफएओ ने डाटा दिया है कि वियतनाम जो है पेगासस जो कैटफिश है वो 600 टन निकाल रहा है 1 एकड़ से. तो इट इज माइंड बॉगलिंग. लेकिन उनके साथ फिर कंट्रोल चेन भी है. उनकी एक फैक्ट्री इतना एक्सपोर्ट प्रोसेस करती है जितना पूरा पाकिस्तान 1 साल में करता है. तो उनकी एक कंपनी इतना एक्सपोर्ट कर रही है और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है उनके पास. तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो गवर्नमेंट को इनपुट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये है कि अक्रॉस पाकिस्तान, पंजाब में भी और सिंध में भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और जो हमारे ऑक्शन हाउस हैं वो इस तरीके से हों कि फार्मर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें. अदरवाइज ये सारी एफर्ट्स हमारी राय से जाएगी. बाय द वे, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग अस और एक्सीलेंट सेमिनार. थैंक यू. And to say a few words.
Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum to everybody. This is a good opportunity that I am here, and the technology that has been introduced first time in Pakistan, and I'm glad to say that I am also fellow of Auburn University, and one of my colleagues sitting here. So we have been there for a couple of time in Auburn University. This will be good for Pakistan if this technology is introduced at mass level. But this time just we are experiencing and introducing it on a trial basis. So number of challenges would be there, and we should be committed how to overcome the challenges. Hopefully this technology will groom the Pakistan. Either will come, then Pakistan will be the leading country in the IPRS in near future. Thank you. हम इसको जो है वो कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं सेरेमनी को, और we have a very small token of thanks for our guest of honors. So firstly I will ask Dr. Fakhanda to come here, and we present a shield to our guest of honor, Talpur sir. So the next token of thanks out here is for Mr. Abdullah. Thanks for coming. From Lahore College, Government University, as a token of thanks to our research partner, Mr. R.S. Ranjua. Request DG Saab to present the token of appreciation to Principal Investigator Dr. Sheikh Fatma. Ladies and gentlemen, on behalf of HEC, Auric, Lahore College for Women University and SWIPAC, I express my gratitude to all the participants and acknowledge the keenness of all the participants. I thank to Dr. Talpur, Director General Fisheries Department, Dr. Colorado, Director General Animal Research Institute, Mr. Mahbubul Haq, Managing Director Sindh Enterprise Development Funds, Professor Dr. Shahana Kazmi Saiba to join us. I'd like to thank Mr. Faisal Iftikhar for his cooperation. I'd like to thank Professor Dr. Fakhanda Manzoor, Director Auric, LCW, whose both moral and financial support made us to hold this seminar. My special thanks to Dr. Shafaq Fatma, being Principal Investigator of HEC TDF project and taking the lead on this project with untiring efforts and good liaison between university, HEC and industrial partners. We acknowledge the presence of all the participants traveled from long distances like Sakkar, Thatta, Sajawal, Garo, Sakro, and all the fish processors, exporters, academia, officials of the Fisheries Department and entrepreneurs to join us. Pakistan, Paindabad.